नमस्कार। मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। हमारा आज का विषय है उत्तर मुगल काल अर्थात औरंगजेब के बाद का काल अर्थात 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक का काल। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा की गई थी, जिसके बाद बाबर के वंशजों में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे महान शासकों ने मुगल साम्राज्य को एक वैभवशाली राज्य का रूप प्रदान किया। किंतु 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका पतन प्रारंभ हो गया, लेकिन फिर भी यह औरंगजेब की मृत्यु के बाद अर्थात 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक चलता रहा। 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक के काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। आज हम इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि इस समय के जो मुगल बादशाह थे उनके द्वारा कोई उत्कृष्ट कार्य नहीं किया गया, लेकिन ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी और भारत की जो भारत की जो राजनीतिक दशा थी, हाँ, उसमें भी काफी प्रभाव डाला। क्योंकि उस समय एक और जहाँ भारत की कई शक्तियां अपने उत्कर्ष में लगी हुई थी, जैसे मराठे जो कि औरंगजेब के समय ही अपना उत्थान कर चुकी थी, सिख थे और जाट थे और कई सारे जो राज्य मुगलों के अधीन जो थे, जो राज्य वो स्वतंत्र हो गए थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, जाट, राजपूत। हाँ, और इसके साथ ही साथ यूरोपीय शक्तियां भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रिटिश, फ्रांस, ये सारी शक्तियां थी। हाँ, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो इसका लाभ बाकियों ने लिया। तो ऐसे कई घटनाएं घटित हुई जिन्हें कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम मुगल बादशाह बना। इसके समय में इसने क्या किया कि मेल मिलाप की नीति अपनाई, अर्थात कि इसके पिता के समय में मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष चल रहा था, मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष चल रहा था, राजपूतों के साथ भी जो संबंध अब अच्छे नहीं रहे थे। तो इसने क्या किया कि मेल मिलाप की नीति सबके साथ अच्छे से रही। तो इसके तहत इसने क्या किया कि जो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उसको मनसब प्रदान किया, जो मनसब मुगलों की सैन्य व्यवस्था का एक अंग था। लेकिन उसमें भी वह नाकाम रहा। इसी के समय में सिखों के 10वें गुरु की हत्या हो गई और उसके बाद बंदा बहादुर का उत्थान हुआ। बंदा बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व करने वाला था। इसके समय में और कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई थी। इसका उपनाम, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका उपनाम था शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। ये जो है शासन प्रशासन से पूरी तरह से बेखबर रहता था, उसे कोई लेना देना नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता था, शाह ए बेखबर, शाह बेखबर। इसका शासन 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जहांदर शाह मुगल बादशाह बना 1712 ईस्वी में। ये मात्र एक वर्ष शासक रहा, 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई। इसका उपनाम आप लोगों को याद रखना है, लंपट मूर्ख। उत्तर मुगल कालीन शासकों में चार मुगल शासकों का उपनाम पूछा जाता है। तो पहले मैंने बताया बहादुर शाह प्रथम का शाह ए बेखबर और जहांदर शाह का लंपट मूर्ख। इसके बाद आएगा फर्रुखसियर, जिसका की उपनाम था घृणित कायर। उसके बाद चौथा आएगा मोहम्मद शाह, जिसका उपनाम रंगीला। जहांदर शाह, जिसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा, इसका उपनाम लंपट मूर्ख। इसके बाद फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। ये 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ये जो है इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का काल कहा जाता है। सैयद बंधु इसके शासनकाल में अस्तित्व में। ये सैयद बंधु कौन थे? ये दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली।
इन्हें इतिहास में नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है, अर्थात किंग मेकर, शासक निर्माता। इन्हीं सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था और कालांतर में इन्होंने और तीन लोगों को मुगल साम्राज्य का बादशाह बनाया था। इस कारण से इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो हम फर्रुखसियर देख रहे थे। फर्रुखसियर, इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में जो सिखों का जो विद्रोह था उसका पूरी तरह से अंत हुआ। इस समय सिखों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंदा बहादुर। 1716 ईस्वी में इसने बंदा बहादुर और उसके साथियों को पकड़ लिया और इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण उनका कत्ल करवा दिया। इसके शासन काल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दूत मंडल आया मुगल बादशाह से मिलने के लिए, और उस समय मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर, जो कि बीमार था। तो उन दूत मंडल में एक डॉक्टर भी था जिसने कि फर्रुखसियर को स्वस्थ किया था। इससे फर्रुखसियर बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरी बीमारी जो इतने दिनों से छूट नहीं रही थी तुमने ठीक कर दिया, तो तुम क्या चाहते हो? तो उसने मांग लिया कि हमें बंगाल में स्वतंत्र व्यापार का अधिकार दे दीजिए। उस समय बंगाल का मतलब होता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों मिलकर कहलाते थे बंगाल। तो फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दे दिया बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार, मतलब वहां वही व्यापार करेंगे अंग्रेज ही। अब बदले में कहा कि 3000 रुपये वार्षिक कर देना होगा। इसके साथ ही साथ गुजरात में भी 10,000 रुपये वार्षिक कर के साथ स्वतंत्र व्यापार का अधिकार दे दिया। किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया? फर्रुखसियर ने। इसके बाद मैंने सैयद बंधुओं की बात की थी, तो सैयद बंधु इसके शासनकाल में बहुत मतलब अस्तित्व में आ गए थे। दो भाई थे, बताया मैंने, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को अपदस्थ करके इन सैयद बंधुओं ने रफी उद दर्जात को मुगल बादशाह बनाया। ये कुछ ही महीने शासक रहा। इसके बाद इन्होंने रफी उद दौला को मुगल बादशाह बना दिया। हाँ, इन दोनों का सिर्फ आप नाम याद रखिए कि अगर कभी पूछ देता है कि सैयद बंधुओं ने निम्न में से किनको बादशाह बनाया था, नहीं बनाया था, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो सबसे पहले किसको बनाया? फर्रुखसियर को, उसके बाद रफी उद दर्जात को, उसके बाद रफी उद दौला को। फिर रफी उद दौला को हटा करके फिर उन्होंने किसे बनाया? मोहम्मद शाह को। तो मोहम्मद शाह अब मुगल बादशाह बन गया। ये कब? 1719 में। इसका शासनकाल रहा 1719 से 1748 ईस्वी तक। और इसी मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का अंत किया कि भाई ये लोग बहुत मतलब नौटंकी कर रहे हैं कि किसी भी राजा बना दे रहे हैं। अब हो सकता है कि मुझे बादशाह बना दिए फिर मुझे हटा के किसी और को बना देंगे, इसलिए उसने क्या किया कि सैयद बंधुओं का कत्ल करवा दिया। अब मोहम्मद शाह के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। सबसे पहला तो मोहम्मद शाह के समय ही मुगल साम्राज्य सर्वाधिक टूटा, अर्थात कि मुगल साम्राज्य के जो राज्य थे मोहम्मद शाह के समय में स्वतंत्र होने लगे। तो इनमें देखते हैं कौन कौन है। तो इनमें एक है, सबसे पहला है बंगाल। मुगल साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य था बंगाल। बंगाल को किसने अलग किया? मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई अब हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद निजाम उल मुल्क या चिनकिलीज खां, इसने हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया कि भाई अब हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सआदत खां, इसने अवध को स्वतंत्र कर लिया कि अब अवध जो है एक स्वतंत्र राज्य है। इसी तरह से जाटों ने भी अपने को स्वतंत्र कर लिया। हाँ, और राजपूत भी स्वतंत्र होने लगे। तो इसके शासनकाल में तीन को विशेष करके आपको याद रखना है। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क और अवध में सआदत खां। सबसे प्रथम पूछेगा तो बंगाल कि मुगल साम्राज्य से अलग होने वाला पहला राज्य बंगाल। उसके बाद इसके समय में हुआ था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह, जैसे कि मध्यकाल में इससे पहले हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण। तो वैसे ही एक आक्रमणकारी था नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था। तो उसने यहाँ लूटपाट मचाने के उद्देश्य से भारत में आक्रमण किया। कब? 1739 ईस्वी में। और इस समय शासक कौन था? मुगल शासक मोहम्मद शाह। हाँ, तो जो नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया तो उसने शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते ताउस और
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को लूट कर ले गया और साथ में कई सारा सोना जवाहरात कई सारा रुपया लेकर भी चला गया। कौन था ये? नादिर शाह, ईरान का शासक। किसके शासनकाल में आक्रमण किया? मोहम्मद शाह। और यही तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर गया। इसके बाद इसके समय में हुआ था 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाजीराव मस्तानी, रणवीर सिंह वाला जो बाजीराव था, रणवीर सिंह ने जिस बाजीराव का किरदार निभाया था वही बाजीराव 1737 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो भी पूछा जाता है अक्सर। तो ये थी इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इसका उपनाम देख लेते हैं हम कि इसका उपनाम क्या था? रंगीला, क्योंकि ये बड़ा ही शराबी किस्म का आदमी था, अय्याश किस्म का आदमी था, तो इसलिए इसे कहा जाता था रंगीला। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र अहमद शाह शासक बना, मुगल शासक बना, जो कि 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई। इसके बाद 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय ये शासक रहा, मुगल शासक। उसके बाद इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी प्लासी का युद्ध। बस यही याद रखना है कि इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये जो प्लासी का युद्ध है, मैं इसके विषय में आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसके विषय में अधिक जानकारी दूंगा। अभी हम सिर्फ उत्तर मुगलकालीन शासक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी अगर पूछ देता है तो आपको याद रहना है। और आपको सीक्वेंस याद रहना है, क्योंकि अधिकतर शासकों का पूछा जाता है कि इन शासकों को क्रम से जमाएंगे। और मुगलों के विषय में अगर इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो उत्तर मुगलकालीन शासकों से ही बनता है। अब अगले शासक हुए 1559 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। तो उस समय जो है आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम था, तो वो शासक बनेगा। लेकिन जो है वो शिकार पर गया हुआ था, तो ऐसे में जो दिल्ली खाली था तो वहां कोई नहीं था, तो इमाद उल मुल्क नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था शाह आलम, वो दिल्ली में था नहीं, शिकार खेलने गया हुआ था दूर किसी जंगल में। जब उसको पता चला तो उसने जंगल में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और कहा कि अब मैं हूं मुगल बादशाह। और वो 12 वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था। वो 12 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन ऑफिशियली उसे ही सभी मुगल बादशाह मानते थे, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में तो उसका शासन था ही, लेकिन बस वो दिल्ली पर उसका अधिकार नहीं रहा 12 वर्षों तक। ये 12 वर्ष तक वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन जो आगे जो आएगा इसको फिर मतलब किसकी सहायता से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए बताया। अब 1759 में शाह आलम मुगल बादशाह बना। भले दिल्ली पर इसका अधिकार ना रहा हो, लेकिन ऑफिशियली इसे ही माना जाता है। उस टाइम पे मतलब जो भी शासक थे सब इसी को ही मानते थे। तो इसका शासनकाल रहा 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक। इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। किनके बीच लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली। ये जो अहमद शाह अब्दाली है, तो मोहम्मद शाह के समय में एक आक्रमण किया था नादिर शाह, मैंने पहले बताया, उसका सेनापति था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये भी ईरानी था। तो इसने 1761 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो उसका सामना किसने किया? मराठों ने, क्योंकि मुगलों के पास तो उतनी शक्ति है नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो शाह आलम है नहीं। अगर होता तो शायद वो लड़ सकता था, लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी थी नहीं कि वो लड़े। तो एक मात्र थे मराठी। इसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे, वीडियो बनाऊंगा मैं पानीपत की लड़ाइयों के विषय में भी। तो ये पूछा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम। इसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। ये भी किसके समय? शाह आलम के समय। बक्सर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच। तो आपको याद रखना है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम। इसके विषय में भी मैं आगे और विस्तार पूर्वक इसका वीडियो बनाऊंगा बक्सर के युद्ध से संबंधित। अब बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि।
हर युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि होता है। लेकिन हाँ, तो इस युद्ध के बाद भी संधि हुआ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछता है कि इलाहाबाद की संधि किनके मध्य हुई, तो ये हुई थी मुगल शासक शाह आलम और अंग्रेजों के बीच। अगर ऐसा भी पूछ सकता है कि इलाहाबाद की संधि के समय मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम। इसके बाद इसके सब अच्छा ये 12 वर्षों तक निर्वासित था, दिल्ली से दूर था, तो इसको दिल्ली की गद्दी पर किसने बिठाया, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आप तो इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया मराठा पेशवा माधवराव ने 1771 ईस्वी में। मराठा पेशवा माधवराव ने इस शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मराठों के विषय में भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं मतलब बेहिसाब जैसा पढ़ा रहा हूँ। जब आगे होगा तो कुछ समय बाद मैं एक क्रम से वीडियो डालना शुरू करूंगा, मतलब शुरू से सिंधु घाटी से शुरू करके वैदिक काल, फिर उधर महाजनपद, मौर्य, उस तरह से तब सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस आप लोग ऐसे ही सुनते जाइए, हो सके तो लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। अब तो मराठा पेशवा माधवराव ने मुगल शासक शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कब? 1771 ईस्वी में। अब इसके समय में इसके बाद अब इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होती है। जो भी अंग्रेज भी कहाँ पर केंद्रित हो जाते हैं इस समय तक? बंगाल में। हाँ, अभी वो दिल्ली की ओर नहीं पहुंचे हैं, हालांकि इसी समय पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ 1771 के बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुआ जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता हो। इसके बाद हम सीधे चलते हैं 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में भी मुगल शासक शाह आलम का शासन था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुगल शासक शाह आलम का शासनकाल कब से कब तक है? 1759 से 1806 ईस्वी तक। तो 1803 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब? 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन उन्होंने मुगल बादशाह को वहां से नहीं हटाया, उसको वहीं बने रहने दिया, उसको पेंशन देना शुरू कर दिया था। हाँ, कि भाई तुम वहां रहो, लेकिन शासन जो है हम करेंगे, तुम बस नाम के राजा रहोगे। 1806 ईस्वी में शाह आलम की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना। अकबर द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से मुगल बादशाह बनने वाला पहला बादशाह था। यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना यह है कि ये भी पेंशन भुगता था, क्योंकि इसके पिता शाह आलम को भी पेंशन दिया जाता था, तो इसको भी पेंशन दिया जाता होगा। तब क्या हुआ कि इसको जो है पेंशन कम पड़ने लगा, तो इसने राजा राम मोहन राय, जो कि उस समय के बहुत बड़े समाज सेवी थे, जिन्हें भारत का पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है, उन्हें अपना दूत बनाकर ब्रिटेन के राजा के पास भेजा कि हमारे पेंशन को बढ़ाने की बात करें। और एक याद रखिए कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की, क्योंकि राजा राम मोहन राय तो कहीं के राजा थे नहीं, उनका सिर्फ नाम था राम मोहन राय। तो इनके आगे जो राजा शब्द जुड़ा है वो इनकी उपाधि है, जो कि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय द्वारा। इसका शासनकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक रहा। 1837 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो फिर मुगल बादशाह बना बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह हुआ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इसी के समय में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना कि आप अब से हमारे बादशाह हैं, भारत के बादशाह हैं, आप नेतृत्व स्वीकार करें। और उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया और क्रांति के समय वो पकड़ लिए गए और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून अर्थात बर्मा, वहां भेज दिया गया, जहां की उनकी बाद में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मुगलों का अंत हो गया। तब 1858 ईस्वी में अंतिम शासक कौन? बहादुर शाह जफर। तो ये था उत्तर मुगल काल, जिसमें हमने उत्तर मुगल कालीन शासकों के विषय में संक्षिप्त रूप से विवरण दिया है आपको। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले।